नमस्कार। आपका स्वागत है। हमारी मध्यकालीन भारत की श्रृंखला चल रही है और उसी श्रृंखला में आज हम शेरशाह सूरी को पढ़ते हैं। इससे पहले हुमायूं को हम पढ़ चुके हैं और अब शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इसके बीच में हुमायूं का शासनकाल दो शिफ्टों में चला है। वो आपको पता है कि 1539 में और 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा के भगा दिया था देश से बाहर। और उसके बीच में फिर 1540 से लेके 1545 तक शेरशाह सूरी रहा और उससे आगे फिर 1555 तक इसके उत्तराधिकारी रहे शेरशाह सूरी के। यानी कि 1540 से लेके 1555 तक हमारे देश भारत में द्वितीय अफगानों का शासन रहा। ये द्वितीय अफगान कहे जाते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय अफगान कौन से हैं। तो ये शेरशाह सूरी वाले जो हैं ये द्वितीय अफगान है। और उससे पहले जो लोधी वंश आया था सल्तनत काल में, जो लोधी वंश आपने पढ़ा है वो प्रथम अफगान अफगान थे। तो अब पढ़ते शेरशाह सूरी के बारे में। पहले थोड़ा सा इसके जीवन परिचय ले लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 1486 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? होशियारपुर, बाजवाड़ा नमक स्थान पर हुआ था। ये पंजाब में है होशियारपुर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम फरीद खान था। याद रखना, कई बार ये पूछा जाता है। बचपन का नाम फरीद खान का था। और इनके पिता जो थे वो जौनपुर के जमींदार थे और इनके पिता यहाँ के जमींदार थे। अच्छा, इनके पिता ने कई शादियां कर रखी थी। तो जो है ये जो है फरीद खान अपनी सौतेली माता के व्यवहार से परेशान होके और अपना गांव छोड़कर, बाजवाड़ा को छोड़कर जौनपुर ही चले गए थे। और वहीं पर इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और बाद में फिर वहीं के जमींदार के यहाँ ही कार्य करने लगे थे। तो अब इनका नाम शेर खां कैसे पड़ा, अब मैं उसको बता देती हूँ। क्योंकि बचपन का नाम फरीद खान था, ये याद रखना, फरीद खान था। उसके बाद जब ये बिहार का जो गवर्नर था, शासक या गवर्नर जो भी था, बहार खान नोहानी, उनके यहाँ नौकरी करते थे फरीद खान। तो एक बार जो थे वो शिकार पर गए हुए थे। तो शिकार पर जो है एक शेर ने बहार खान लोहानी के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो फरीद खान ने जो है शेर की हत्या कर दी और उनकी जान बचा ली। तो बहार खान लोहानी ने ही फरीद को शेर खां की उपाधि दी। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको शेर खां की उपाधि किसने दी। तो शेर खां की उपाधि जो है बहार खान लोहानी ने दी, जो कि बिहार के गवर्नर थे। अब चलते हैं आगे। 1527-28 में ये जो है बिहार खान लोहानी के बाद जो है इनको वहां का बिहार का गवर्नर भी बना दिया। लेकिन बाद में ये उनसे नाराज होके बाबर की सेना में आ गए थे। 1527-28 में बाबर की सेना में आ गए और सैनिक के रूप में इन्होंने काम किया था। जब बाबर के युद्ध हो रहे थे, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, 27 में खानवा का युद्ध हुआ और 28 में चंदेरी का और 29 में घाघरा का, ये बाबर के 4 युद्ध हुए जो उनमें जो है इसने सैनिक के रूप में कार्य किया था। और इसके कार्य से और इसकी निष्ठा से और इसकी योग्यता से प्रभावित होकर बाबर ने इसको अपनी सेनापति बना दिया था। और सेनापति के रूप में कार्य करते हुए इनकी योग्यता को देखकर बिहार का राज्यपाल बना दिया था बाबर ने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि हुमायूं जो बाबर का बेटा था, यानी कि बाबर के साथ इसने सैनिक के रूप में, सेनापति के रूप में और गवर्नर के रूप में काम किया था इन्हीं की सेना में। अब आगे चलते हैं। इनका व्यक्तित्व कैसा था? ये एक शानदार और जो है रणनीतिकार और एक प्रतिभाशाली शासक थे। इन्होंने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए और 5 साल के एक छोटे से पीरियड में ही 1540 से 45 तक 5 साल ही रहे। इन्होंने शासन व्यवस्था भी बड़ी सुदृढ़ कर दी। मतलब हर तरह से, हर जगह से इन्होंने विकास किया उस समय जनता का जो है, अपने देश का भलाई की। और यही एक ऐसे शासक थे जो हिंदू मुसलमानों को एक समझते थे और इनकी जितनी भी सारी नीतियां हैं वो सबके लिए एक समान रही, हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। इसलिए कुछ मुसलमान और कुछ उलेमा इनसे जो है नफरत भी करते थे, घृणा भी करते थे, क्योंकि ये सभी को मतलब एक जैसा समझते थे, मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी साथ में। अब चलते हैं, जनता की भलाई को सोचने वाले ये एक लोकप्रिय शासक थे। अब इनके युद्धों के बारे में ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं हुमायूं के पीरियड में, कि 1539 में हुमायूं के साथ इनकी लड़ाई हुई, चौसा का युद्ध हुआ और जिसमें हुमायूं परास्त हुआ और जान बचाकर भागा। वहां पर भिस्ती ने जान बचाई हुमायूं की और जो है शेर खान को यहाँ पर जो है जीत मिली और यहाँ से उन्होंने अपनी उपाधि शेरशाह सूरी
धारण की। ये मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी, 1539 चौसा के युद्ध में। और एक साल बाद हुमायूं फिर दोबारा से आते हैं, और जो है एक साल बाद फिर उनका युद्ध होता है 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी का। तब होता है कन्नौज या बिलग्राम में ये युद्ध होता है। और अब की बार जो है शेर खान ने यानी कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हिंदुस्तान से निकालकर बाहर भगा दिया, और उसकी सेना ने अफगानिस्तान तक उसका पीछा किया, और ये भागकर सिंध चला गया, और वहां पे जाके इसने अपने भाई हिंदाल के यहाँ शरण ली, और उसके बाद ईरान के शासक के यहाँ जाके इसने शरण ली। और फिर जो है लगभग 1540 से और 1555 तक हुमायूं ने जो है निष्कासित जीवन व्यतीत किया, यानी कि वो हिंदुस्तान में बढ़ने नहीं दिया था। जब तक शेरशाह सूरी जीवित रहा तब तक तो, और उसके बाद भी 10 साल बाद आया उसके भी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा शेरशाह इसके युद्धों के बारे में। अब पढ़ते हैं कि इसके उत्तराधिकारी कौन कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इसके बाद में कौन बने। भाई 1545 में इसकी मृत्यु हो गई थी, और 1555 में दोबारा से जो आया है हुमायूं, तो इसके बीच में भी तो कोई रहे होंगे, तो इसके बीच के लिए ये है मैंने लिखा हुआ है 1540 से 45 तक शेरशाह सूरी रहे हैं, और इनकी मृत्यु हो जाती है 22 मई 1545 को। और उसके बाद इनका बेटा जो इस्माइल खान के नाम से जो है गद्दी पर बैठता है, और इस्माइल खान ने 1545 से 1553 तक राज किया है। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इसका बेटा जो मात्र 11 वर्ष का था उस समय, फिरोज शाह सूरी, उसको गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन इसके मामा ने 4 दिन बाद ही इसकी हत्या कर दी थी, फिरोज शाह सूरी की। और जो है आदिल शाह जो मामा था इसका, फिरोज शाह का आदिल शाह मामा था, इसने इसकी हत्या कर दी थी, और उसका जो है शासक बन गया था दिल्ली का आदिल शाह। ये आदिल शाह वही है जिसने हेमू को जो है अपना वजीर बनाया। आप पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में अभी पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगी आपको। हेमू की और अकबर की लड़ाई हुई थी, और हेमू एक अंतिम हिंदू शासक था, जो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, हुमायूं को हम पढ़ चुके हैं 1555 में हुमायूं की मृत्यु अचानक से हो जाती है दुर्घटना में, जीने से गिर के। वो अपने पुस्तकालय में से एक पहली मंजिल पे से गिर गया था, और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय अकबर जो थे वो दिल्ली में नहीं थे, अकबर यहाँ नहीं थे, वो थे पंजाब में कलानौर में। तो इतने जैसे ही इसको पता चलता है अकबर यहाँ नहीं है, हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो इसने तुरंत जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया हेमू ने। हेमू कौन था? आदिल शाह का वजीर था। ठीक है, तो इसने तुरंत दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और मतलब ये शासक बन गया। तो कई बार ये पूछा जाता है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो ये हेमू था। और पहला हिंदू शासक अगर पूछा जाए, यहीं पर मैं बता दूं क्योंकि यहाँ पर अब चल रहा है वृतांत। तो पहला हिंदू शासक था अनंगपाल तोमर, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की है। आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। दिल्ली की स्थापना की थी अनंगपाल तोमर ने 736 एडी में। चलो आप ये लिख लो, मैं लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, दिल्ली का जो प्रथम हिंदू शासक था अनंगपाल तोमर 736 एडी, और अंतिम था हेमू, हेमचंद्र इसका पूरा नाम है, जो रेवाड़ी के थे, हरियाणा का रेवाड़ी के थे ये। और आदिल शाह ने इनको वजीर बनाया था अपना। तो इन्होंने, चलिए अब ये हो गई हमारी हेमू की बात। अब जब अकबर के साथ द्वितीय पानीपत का युद्ध आएगा तब हम फिर इसकी बात करेंगे। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भी यही था। इसने जब दिल्ली का राज्य प्राप्त किया तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी हेमू ने। ठीक है, अब आ जाते हैं, इससे नीचे चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं शेरशाह सूरी को। तो शेरशाह सूरी ने रुपया जो अब हमारा चल रहा है, ये वही रुपया है। इसका नाम जो है शेरशाह सूरी ने ही रुपया दिया था, और ये चांदी का रुपया चलाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया था। और जो है कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इसका वजन। तो जो चांदी का रुपया था उसका वजन था 178 ग्रेन। कई बार ये 180 भी आपको मिल सकता है, 78-80, लेकिन 380 मत मान लेना। अगर पूछा जाए कि कौन सा है तो 380 था तांबे का दाम जो शेरशाह सूरी ने चलाया था। चांदी का रुपया चलाया था, जो चांदी का था उसका नाम था रुपया, और वो होता था 178 ग्रेन का। और जो तांबे का था उसका नाम था दाम, और वो था 380 ग्रेन का। ये चलाए थे। और कहते हैं कि लगभग 23 टकसाल थी इसके शासन में, 23
23 टकसाल, जहां पर करेंसी बनाई जाती है, मुद्रा बनाई जाती है, उसको टकसाल कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का जो है कहते हैं मरम्मत इसने कराई या निर्माण इसने कराया था। ग्रांड ट्रंक रोड जो सबसे बड़ी रोड है, सड़क ए आजम भी इसको बोला जाता है, सड़क ए आजम बोला जाता है इसको, और इसका निर्माण कराया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ कहाँ से जा रही है, तो इसलिए मैंने लिख दिया था बंगाल के सोनार गांव से लेकर, बंगाल में है सोनार गांव, बंगाल तो आप जानते हो इंडिया के पूरब में, बिल्कुल भारत के पूरब में बंगाल में सोनार गांव से लेकर, और ये दिल्ली होती हुई, लाहौर होती हुई जो है पश्चिमी पंजाब में अटक तक जाती है। ये आपको पूरा ध्यान डिटेल से मैंने बता दिया है, याद हो जाएगा जरूर, आपको पता चल जाएगा। भारत के एक साइड से जाके दूसरे साइड तक जाती है। ठीक है, बंगाल के सोनार गांव से लेके, सोनार से लेके, और पंजाब में जो पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान में इस समय, उसमें अटक तक जाती है। ये हो गया हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड। अब आगे है 22 मई 1545 को, जब कलिंजर के किले का घेरा डाला हुआ था शेरशाह सूरी ने और लगभग जीत ही लिया था, तो तभी अचानक 22 मई को जो है वो उसका जो है वो उसकी वो फट जाती है मिसाइल, जिसका नाम था उक्का, याद रखना है, मिसाइल का नाम था उक्का। उक्का नामक मिसाइल के फटने से, या आग्नेय शास्त्र, इसको हिंदी में आग्नेय शास्त्र कहते हैं, इंग्लिश में मिसाइल कहते हैं। ठीक है, तो फटने से जो है उसकी मृत्यु हो गई थी अचानक। ठीक है, अब देखिए उसने क्या क्या किया था। अब उसने अपना जो है मकबरा बनवाना स्टार्ट कर दिया था अपने जीवन काल में ही, अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा उसने अपने गांव में, सासाराम, ध्यान रखना है, जो उसका गृह जनपद है, गृह नगर है सासाराम, बिहार में। कई बार ये भी पूछा जाता है सासाराम है कहाँ पर, तो ये बिहार में है। ठीक है ना, तो सासाराम बिहार में ही उसने अपना मकबरा बनाना शुरू करवा दिया था। और ये बहुत ही सुंदर मकबरा है जो एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है, यानी कि इसके चारों तरफ एक झील है और बीच में ये मकबरा है, और जो ये हिंदू मुस्लिम शैली का एक बेजोड़ नमूना है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम शैली का एक बेजोड़ नमूना है ये, इसका मकबरा, याद रखना है, सासाराम में है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी होती हैं, यही क्वेश्चन आते हैं बन के। ठीक है, आगे चलते हैं। भू राजस्व का प्रबंध भी इसने बड़े अच्छे से किया था, क्योंकि छोटे से ही जीवन काल में इसने हर चीज को जो है स्थापित किया, और जो आगे तक चली, फिर मुगलों ने भी उसको अपनाया आगे। तो भू राजस्व की इसने भूमि की पैमाइश पर आधारित था, इसका भूमि को ये नाप जोक करके तब भू राजस्व ये लेता था, लगा लेता था, और वो 1/3 था। ठीक है, ज्यादातर 1/3 ही चलता आ रहा है अभी। और आगे है, भूमि के नापने के लिए इसने सिकंदरी गज तथा सन की डंडी का प्रयोग किया। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, सन की डंडी का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, सन जानते हो ना, सन एक पेड़ होता है और उसका एक जो है उसकी डंडी होती है, ऊपर से सन उतार लेते हैं, बीच में से वो निकलता है, तो उसको नापने का प्रयोग जो है इसने नापने के प्रयोग में लिया था, सन की डंडी को। और सिकंदरी गज तो आपने पढ़ाई है, सल्तनत काल में सिकंदर लोधी ने चलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका जो बेटा है इस्माइल शाह, इसके बाद जो इसका बेटा इस्माइल शाह आया, उसने इस्लामी कानूनों को लिखित रूप दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इस्लामी कानूनों को लिखित रूप किसने दिया है? इस्माइल शाह सूरी ने, इस्माइल शाह सूरी ने, पूरा याद रखना है नाम। ठीक है, इस्माइल शाह ने इस्लामी कानूनों को लिखित रूप दिया। अब एक बात और है, एक काव्य ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत एक काव्य ग्रंथ है हिंदी का, वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। ये कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, और ये इसी के काल में लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि पद्मावत जो है किसके काल में लिखा गया था, तो वो शेरशाह सूरी के काल में लिखा गया था। मैंने इसका सन भी लिख दिया, 1542 में लिखा गया था। ये पद्मावत 1542 में लिखा गया था, जब शेरशाह सूरी का काल था, समय था। डाक प्रथा का प्रचलन इसने किया, डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया इसने। ठीक है, आगे है, सैनिकों को नगद वेतन देता था ये। घोड़ों को दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रथा चलाई थी, डाक प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, इसने इन्हें दोबारा से सुदृढ़ किया, यानी कि पुनर्जीवित किया। ठीक है, याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी वाली जो व्यवस्था थी उसको इसने पुनर्जीवित किया।
उत्तर पश्चिम सीमा पर इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया। याद रखना, रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। कहां पर है ये? उत्तर पश्चिमी सीमा पर है। ठीक है। अच्छा, पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना दिया। पाटलिपुत्र, पहले पाटलिपुत्र कहते थे, कई बार क्वेश्चन आया है। पाटलिपुत्र को पटना किसने नाम दिया है? तो ये शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। ठीक है। उसके बाद है दिल्ली में एक मस्जिद भी बनवाई जिसका नाम है किला ए कुहना। दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई किला ए कुहना। तो ये तो शेरशाह सूरी से संबंधित बात थी। अब क्योंकि ये सारे जो है सेना को दशमलव प्रणाली पर व्यवस्थित करते थे, तो ये दशमलव प्रणाली क्या है, मैंने इसी वीडियो में मैं इसको भी समझाने वाली हूँ। ये दशमलव प्रणाली क्या है और कहाँ से आई है ये दशमलव प्रणाली। तो ये दशमलव प्रणाली खलीफा अब्बास सईद के द्वारा जो है लाई गई थी। शुरू किसने की थी? प्रारंभ किसने की थी? खलीफा अब्बास सईद ने। और फिर इसको आगे बढ़ाया, इसको चलाया आगे चंगेज खां और तैमूर ने। इन्होंने इसको आगे चलाया और फिर यही प्रणाली आगे चलती आई है। ये क्या थी? ये जो है घुड़सवारी सेना जो थी, वो गज सेना, उसमें लागू होती थी। तो उसमें क्या होता था कि 10 घुड़सवार जो होते थे उन पर ये एक तरह से अधिकारी, जैसे आज की सेना में हमारे होते हैं ना, जैसे क्या होते हैं, कैप्टन होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से यानी कि 10 घुड़सवारों के ऊपर एक अधिकारी होता था, उसका नाम होता था सरेखिल। ये याद रखना है बिल्कुल आपको। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो इन्हें मिलाने के लिए आ जाता है। कई बार ये हो जाता है कि इन्हें बढ़ते क्रम में मिलाओ, घटते क्रम में मिलाओ, या इसके बाद में कौन सा आएगा या इसके बाद में कौन सा आएगा। तो ये इसी क्रम में याद रखने हैं कि 10 घुड़सवारों पर एक सरेखेल होता था, और 10 सरेखेल पर एक सिपहलसार होता था, और 10 सिपहलसार पर एक अमीर होता था, और 10 अमीर पर एक मलिक होता था, और 10 मलिक पर एक खान होता था। अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा पद था सरेखेल, फिर सिपहलसार, फिर अमीर, फिर मलिक और खान। खान ये सबसे बड़ा पद है। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता था कि खान से छोटा कौन सा है या मलिक से ऊपर कौन सा है। ठीक है। इस तरह से भी हमें ये याद रखने हैं एक क्रम में, सरेखेल, सिपहलसार, अमीर, मलिक और खान। ठीक है। मैं किसी दिन इनकी कोई ट्रिक आएगी मेरे दिमाग में तो मैं बना के बता दूंगी आपको, लेकिन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सरेखेल, सिपहलसार, अमीर, मलिक और खान। अमीर बीच में है, 2 उसके ऊपर, 2 उसके नीचे, आराम से याद हो जाएगा। और अमीर बीच में ना याद रखे, सरेखेल और सिपहलसार ऊपर हैं। ठीक है। सरेखेल से शुरू होता है, ऐसे भी याद रखते हैं। कोई भी आप इसकी कोई भी टिक बना सकते हैं। अमीर हमारा बीच में है, लेकिन खेल से शुरू होता है, खेल के बाद सिपहलसार आता है, और अमीर के बाद मलिक। खान सबसे ऊपर आता है। खान को हम सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला तो वैसे भी याद रख सकते हैं, और बीच के कैसे भी हम रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो हम इसको ये होती है सेना की दशमलव प्रणाली। सेना को जो है इस तरह से 10-10 के इसमें बांटा जाता था। और इसके ये मेन पॉइंट किसने स्टार्ट की थी? खलीफा अब्बास सईद ने के द्वारा ये स्टार्ट की गई है, और चंगेज खां और तैमूर ने इसको आगे बढ़ाया। तो आज की वीडियो यही है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, और जो है आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।